आज हम लोग बीए सेमेस्टर 2 का जो आप लोग का सब्जेक्ट है अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ जो कि माइनर वोकेशनल के अंतर्गत आता है, उसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। प्रस्तावना या संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, या प्रस्तावना और शिक्षा से आप क्या समझते हैं। जो भी टॉपिक आएगा प्रस्तावना को लेकर के, वो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना क्या है। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। कितना तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। डेट याद रखिएगा। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मार्गदर्शक बना। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में संविधान का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और देखिए, हम जो भी टॉपिक चर्चा करेंगे वो दोनों उद्देश्य से करेंगे। पहले भी हम बोले थे कंडीशन और आपका ये दोनों साथ साथ चलेगा हमेशा क्लास। तो कहीं ना कहीं बाद में जो अगले दिन क्लास होगी इस पर चर्चा हो जाएगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी। तो उस दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ते चलना है दोनों चीज़, ताकि मेरा फ़ायदा जो बीए के लिए भी हो जाए और साथ ही साथ ये भी हो जाए कंडीशन के लिए भी। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा आप लोग। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान में सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य का यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मार्गदर्शक बना। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और साथ ही साथ इसे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। तो एक वर्ड ये भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। सर ये क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल का ग्रुप पे, पॉलिटिकल में मैंने पहले ही कहा है, पॉलिटिकल और अंडरस्टैंडिंग इंडिया दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा। और अभी भी जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उन लोगों को ये सब टॉपिक ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि मेन फाइनल पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जब उसका सिलेबस दिखाएंगे तो ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना के द्वारा भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय राज्य व्यवस्था की आस्थाओं और प्रेरणाओं और मूलभूत आदर्शों को निर्धारित किया। अब देखिए, कुछ कुछ स्टेटमेंट जो है अगर आप इंग्लिश में याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू ठाकुरदास भार्गव, द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमारे संविधान का सबसे ज़्यादा प्रीसियस पार्ट है, सबसे महंगा पार्ट है। इट इज़ द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारे संविधान की चाबी है। इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है। इट इज़ ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारे संविधान की ज्वेलरी है। मतलब कि प्रस्तावना को सबसे ऊपर और सबसे अच्छा माना गया है। अब आता है डॉक्टर सुभाष कश्यप के द्वारा अपने लेख संविधान की आत्मा में लिखा है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटलांटिका, प्रस्तावना तथ्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद इस तथ्य के सिद्धि के साधन है। अर्थात प्रस्तावना में लिखित एक एक शब्द हमारी भविष्य की राजव्यवस्था को निर्भयता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रति आशान्वित करता है। प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे लिए राष्ट्रीय आदर्श हैं, जहां वे एक और अपने गौरवमयी अतीत से जोड़ते हैं तो वहीं भविष्य की आकांक्षाओं को संयोजे हुए हैं। यानी इसकी प्रस्तावना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें मूल उद्देश्य, विचारधारा, सरकार के किसी भी उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालती है। और संविधान में किसी भी धारा का मंतव्य यदि विवादग्रस्त हो या अस्पष्ट हो तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय करेगा। और उसके करते समय प्रस्तावना का ध्यान भी रखेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में क्या होता है? संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं का पता चलता है कि संविधान जो निर्माण कर रहे थे उनकी मूल भावना क्या थी, वे किस आधार पे कर रहे थे। आप लोग प्रस्तावना पढ़े, ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, तो इसमें पता चल रहा है कि हमको भारत को संपन्न प्रभुता संपन्न मतलब कि बाहरी और आंतरिक नियंत्रण से स्वतंत्र, समाजवादी मतलब कि समाज के लिए। तो कई बातों की चर्चा इसमें की जाती है, ध्यान रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय, प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, संविधान की कुंजी क्या है? तो प्रस्तावना है। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के सुब्बा राव ने एक निर्णय में कहा था कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति की संविधान से आशा की गई है वह स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में दिया गया है। इसमें इसके आदर्श और आकांक्षाएं नहीं थे कि भाई प्रस्तावना में क्या है? आदर्श भी है और आकांक्षा भी है, दोनों बातों की चर्चा की गई है। और संविधान सभा के सदस्य श्री ठाकुरदास भार्गव ने भी इस संदर्भ में कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का सबसे मूल्यवान अंश है। कभी कभी कोई एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, ये लाइन पूरा आपको दे देगा, ठीक है, अब बोल देगा ये लाइन कौन कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव का है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से तीन बातों पर प्रकाश डालती है।
यहाँ तक जो अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रस्तावना क्या था, संविधान की मूल्यवान अंश है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, कोई कोई इसे कुंजी भी कहते हैं। प्रस्तावना में 3 बातें स्पष्ट तौर पे आती है: संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, भारतीय शासन का स्वरूप क्या है, संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। फिर आपका ये जो कथन दिया गया है, इस कथन को आपको पूरा याद करना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, आप लोग को ये लाइन पूरा याद कर सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर आप ये लाइन भी एग्जाम में डाल देते हैं तो काफ़ी बेनिफिट वाला है, आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। इसका देखिए एक एक लाइन को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं, मेरा नोट्स के बजाय आप ये डायरेक्ट भी यहाँ से उठा सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने दिया है। अगला है आपका समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो भी बंटवारा किया जाए वो समानता के आधार पर किया जाए, सभी को बराबर मान करके किया जाए। सरकार जमीन और उद्योग धंधे की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। इसके बाद देखिए अगला वर्ड है आपका लोकतंत्रात्मक या प्रभुत्व संपन्न, जो भी लेना है, प्रभुत्व संपन्न। तो इसका देखिए क्या कह रहा है, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का अधिकार है। हम लोग जो भी निर्णय लेना चाहें, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय ले सकते हैं और कोई भी बाहरी शक्ति भारत के सरकार को आदेश नहीं दे सकती, इस बारे में बात किया गया। फिर आता है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर मान लेते हैं कल मुझे मन कर रहा है कि मैं मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूँ या फिर ईसाई धर्म ग्रहण कर लूँ, तो मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। सरकार सभी धर्मों को क्या करेगी, मान्यता और आचरणों को समान महत्व देगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है गणराज्य। गणराज्य मतलब शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, कोई वंश या राज खानदान का नहीं होना चाहिए। फिर देखिए अगला है आपका समता। कानून के समझ से सभी लोग समान हैं और पहले से चली आ रही सामाजिक असमानता को समाप्त करना होगा। जो पहले से असमानता चली आ रही है उसको क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराए, इस बारे में भी बात करेंगे कि सरकार क्या करे, हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराए, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है आपका लोकतंत्रात्मक। सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और सभी लोग मिल करके शासन करते हैं, किसी को भी चुना जा सकता है, उसी को कहा गया। अब आता है न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप किसी को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आप मान लेते हैं नॉर्मली आप लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ कई आधार पर भेदभाव किया जाता है कि भैया तुम तो ईसाई धर्म के हो, तुम तो मुस्लिम धर्म के हो, तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए, वे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मान लेते हैं अभी हम क्लास ले रहे हैं और बोल दें आप लोगों को कि नहीं सिर्फ लड़के क्लास कर सकते हैं, लड़कियां क्लास नहीं कर सकती है, तो ऐसा हम भेदभाव नहीं कर सकते। अब आता है स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर भी कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। अनुचित मतलब कि भैया सही तरीके से। अब मान लेते हैं मेरा मन में आ रहा है कि सपोज कोई शिवानी नाम की लड़की है, वो क्लास कर रही है, हम उसका मर्डर कर देते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये अनुचित पाबंदी। लेकिन हाँ अगर हम चाह रहे हैं उसका कोई हेल्प करेंगे तो हम कर सकते हैं। बंधुता क्या है भाई, हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, ये बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने वही सारा चीज़ को लिखा है कि कौन कौन सा वर्ड ऐड किया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक लाइन और इसमें छूट गया था मेरा, इस जगह से। भारतीय संविधान की शक्ति
भारतीय संविधान का स्रोत क्या है भाई? जनता है। भारतीय संविधान का स्रोत जो है जनता है, जनता की शक्ति है। प्रस्तावना भारत को संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी, पदनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान के 42वें संशोधन की प्रमुख विशेषता है। तो अगर एक चीज़ ये भी पूछा जाए कि समाजवादी, पदनिरपेक्ष, अखंडता शब्द कब प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है भाई? तो अभी जस्ट मैंने बताया, हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका अर्थ अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि हमारा आंतरिक और बाह्य नियंत्रण दोनों से हम लोग क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और किसी दूसरे राज्य का भी यह अधिकार नहीं है कि वे हमारे घरेलू या विदेशी मामलों में दखलंदाजी करें। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ क्या होता है? शासन की सर्वोच्च शक्ति कि लोक या जनता में नहीं थे। और भारत का सर्वोच्च शक्ति क्या है? राष्ट्रपति, जनता द्वारा निर्वाचित है। और वंश परंपरा से आने वाला राजा यहाँ पर सम्राट नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर क्या है, सभी लोगों के साथ सही तरह से व्यवहार किया जाता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ना तो लिंग के आधार पर, ना जन्म के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप सभी को, आर्थिक न्याय का मतलब होता है सभी को कमाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर करके इनकम कर सकता है, कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं लगा सकता। इस बारे में भी बात की गई है। अब आता है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम अभी जस्ट बताएं कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं। कल अगर मुझे अपने मन में आ जाए कि मैं मुस्लिम धर्म अपनाऊंगा तो मैं अपना सकता हूं, कोई मुझे रोक टोक नहीं करेगा। बंधुत्व की भावना, हमारा भारतीय संविधान क्या करता है? सभी को भाईचारा में जोड़ने का काम करता है। हम भारत के लोग, तो कहीं ना कहीं इसमें एक वर्ड ये भी आ रहा था कि हमारा जो देश है वो सभी लोग मिल करके रहे, बंधुत्व की भावना पर रहे। धर्मनिरपेक्षता, अभी हम जस्ट बताएं, कोई भी धर्म अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार या राष्ट्र आपके ऊपर कुछ भी एलिगेशन नहीं लगा सकती। समाजवादी राज्य, इसका अर्थ यह है कि समाजवाद के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश क्या करेगा? इसलिए संविधान देशवासियों को समान आर्थिक अवसर प्रदान करता है। भूमि, श्रम, पूंजी और भी कई सारे संगठन पर। अब एक वर्ड उधर छूट गया था मेरा, अंगीकृत और अधिनियमित। इसका मतलब क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत के नागरिक संविधान को अंगीकृत करते हैं। अतः भारत का कोई राज्य न हो तो संविधान को समाप्त कर दे सकता है और ना ही कोई उससे पृथक हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना यह भी स्पष्ट कर देती है कि भारतीय संविधान अधिनियमित और लिखित है, यानी कि जो भी चीज़ है सारा का सारा लिखा गया है। एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, जो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में जितने भी डिबेट्स हुए थे उन डिबेट्स का भी किताब लिखा गया था। कितना किताब लिखा गया था, कोई बता सकते हैं? किसी को नहीं पता? 12 किताब लिखा गया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उस टाइम में डिबेट हो रहा था, उस डिबेट में 12 किताब लिखे गए थे, 12 खंड में प्रकाशित हुआ था। और टोटल मिलाकर के 164 दिन बैठक चली थी, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी जस्ट बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नामक जो बुक थी वो 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई, जिसमें सारा वाद विवाद का वर्णन किया गया है। फिर मैंने एक लाइन और बताया कि टोटल मिलाकर के 164 दिन बैठक हुआ था। ये सब लाइन अगर आपके नोट्स में अभी लिखा हुआ तो नहीं, ये दिख ही रहा है, हम अपने मन से बोल रहे हैं, तो ये सब अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भारत में रहने वाले लोगों के विचारों, आदर्शों की रूपरेखा अंकित करती है, देश के सामाजिक दर्शन को प्रस्तुत करती है और संविधान के उद्देश्य का बोध कराती है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का आधार दर्शाती है, यह संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है। इस बारे में बात किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान का निचोड़ है और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बारे में चर्चा की जाती है। अब देखिए इसमें और भी कुछ कुछ लाइन क्या क्या बन सकते हैं। तो इस संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है और 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे इसको कंप्लीट करवाने में। ये उस टाइम का डाटा है, अभी के हिसाब से देखोगे तो करोड़ों रुपया हो जाएगा। और 114 दिन पास होने में लगा था इसको पूरा, उसके बाद ये तैयार हुआ था। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं।